झील हितैषी नागरिक मंच के द्वारा आज जीबीएच जनरल एवं कैंसर हॉस्पिटल द्वारा आज स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन रखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच परामर्श शिविर का आयोजन आज अम्बापोल के पुष्प वाटिका में आप देखें कि कैंप का आयोजन किया। चलिए अंदर चलते हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। तो जांच शिविर में आज के यहाँ स्थानीय लोगों को आज इसका लाभ जो है पूरा मिलेगा। आप देख सकते हैं सभी जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। जांच गई कई जांच कराई कई जांच कराई कई दवाई ली थी। तो गंभीर जितने भी हैं उनको हॉस्पिटल का परामर्श दिया जा रहा है कि आप हॉस्पिटल जाइए। और झील के किनारे स्वच्छ वातावरण में ये पूरा जीपीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के द्वारा जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दृश्य आपके सामने है पुष्प वाटिका से। तो शिविर में हमको जय किशन जी चौबे साहब लोक जन सेवा संस्थान के संस्थापक महोदय यहाँ मौजूद है। जय किशन चौबे लोक जन सेवा संस्थान से आज हमारे झील हितैषी नागरिक मंच के सरदार मोहम्मद जी ने ये मेडिकल कैंप लगाया है। इस कैंप के जरिए हम आम जनता को मेडिकल सुविधाएं अमेरिकन हॉस्पिटल के माध्यम से दे रहे हैं और भविष्य में भी यहाँ से देखने के पश्चात मतलब अमेरिकन हॉस्पिटल बेडवास से जाके कोई भी अपने हिसाब से सुविधाएं ले सकता है। आज जो ये मेडिकल कैंप जो हो रहा है उसमें हमारे सरदार मोहम्मद जी की अथक मेहनत से ये शुरुआत हुई है और इसमें अमेरिकन हॉस्पिटल बेडवास की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। लो सर संभालो जी। हाजी सरदार मोहम्मद संस्थापक झील हितैषी नागरिक मंच आज उस वाटिका में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल बेडवास और झील हितैषी नागरिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में ये निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई तरह की जांचें हैं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है और काफ़ी मात्रा में लोग बाग आए हैं और ये प्रोग्राम चलेगा 2 बजे तक। और कल हमने बहुत से 1000-1500 पत्रक बांटे हमने और बैनर भी लगा रखे हम पूरे आसपास मोहल्लों में। तो उससे लोगों को जागृति मिली है और लोग आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जांचें जो भी हो रही है उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत हो और अपनी जांचें कराएं, स्वास्थ्य चेक कराएं। धन्यवाद। झीलों को तो आप स्वच्छ करते ही हैं। जी हाँ, रहा सवाल झीलों का, झीलों के बारे में भी मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी झीलें जब तक साफ नहीं होगी कि लोग जागरूक नहीं होंगे और प्रशासन सख्त नहीं होगा। दोनों में से एक को जागरूक और एक को सख्त होना पड़ेगा, जब भी हमारी झीलें साफ होगी। बाकी आज ये स्थिति चल रही है कि कचरा डालो और कचरा निकालो, इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। जब हमारी ये झील जिसको हम हमारी माँ बोलते हैं, हम ये झील हमें सबको पानी पिला रही है, ना तो जात देख रही है ना धर्म देख रही है, सबको पानी पिला रही है। तो सबका फर्ज बनता है कि इन झीलों की सुरक्षा करें, इसमें बोतलें न डालें, शराब की कचरा ना डालें, भराव ना डालें, इसको साफ रखें। और दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि झीलें बढ़ने के बजाय घट रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए पॉपुलेशन पर, तो जाके झील साफ होगी। आज से 40-45 साल पहले हमारी झीलें कांच के माफिक पानी था, उसका 10 फीट गहरे पानी में ये हमारे एक को 10 सिक्का डालते 10 पैसा तो वो नजर आता था। और आज ये हालत हो गई है कि 2 फीट 10 फीट के 2 फीट पे भी सिक्का नजर नहीं आता है। तो मैं शहर के लोगों से भी इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके झीलों में कचरा ना डालें, इसको साफ रखें। और दूसरा मैंने ये देखा है कि लोग
पूजा सामग्री डालते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूजा सामग्री बहते पानी में डालना चाहिए, इस सीवेज के पानी में नहीं डालना चाहिए। दूसरा, हर वक्त में जब जब भी ये प्रोग्राम रखते हैं हम हर संडे प्रोग्राम रखते हैं, तो हम यही कहते हैं कि मेहरबानी करके झीलों को साफ रखें और इसमें गंदगी न डालें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। यहाँ पुष्प वाटिका अम्बापुर में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल की तरफ से कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो इस आसपास सभी को सूचित कर दिया गया है। तो इसमें जो सभी डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर सभी देख रहे हैं, और जो भी पेशेंट रेफ़र हो रहे हैं उनके अगले दिन बस की व्यवस्था की जाएगी। और जो कुछ भी रेफ़र किया है, जो भी चार्ज लिखी है, वो लगभग फ्री रहेगा। और जो भर्ती होंगे उनका 2 दिन तक रहेंगे, उनका खाना पीना और चार्जेस सब फ्री रहेगी। उनको भर्ती किया और निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसमें 2 चार्ज है, एक तो ब्लड शुगर का है और बीबी चार्ज होगी। इसके अलावा बाकी जो भी चार्ज लिखी गई है वो हम अस्पताल में रेफ़र कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक्सरे लिखा है, MRI लिखा है, CT स्कैन लिखा है और CBC टेस्ट लिखा है, वो वहाँ अपने अस्पताल में हो जाएंगे। पुष्कर चौहान, वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष। मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ झील हितैषी नागरिक मंच से जुड़ा हुआ हूँ और अभी झील हितैषी नागरिक मंच के तत्वाधान में कैंप लगाया मेडिकल। मेवाड़ का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर शहर की हम बात कर रहे हैं, और आज आपको बताना चाहते हैं कि आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज जग झील हितैषी नागरिक मंच के बैनर तले आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के सहयोग से रखा गया है। अभी हम खड़े हैं अम्बापोल उदयपुर के, यहाँ पर खड़े हुए हैं पुष्प वाटिका, जहाँ पर ये शिविर जो है वो चल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि झील प्रेमी जो है लगातार कई वर्षों से, न जाने कितने ही वर्षों से आप और आपके आने वाले पूर्वज इस झील को लेकर गंभीर थे, चिंता करते थे, और उसी क्रम में आज भी नगरवासी झीलों को लेकर बहुत ही चिंतित है। बहुत ही दुखमयी है कि झीलों की स्थिति दिनों दिन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही। जहां झीलों में बता रहे थे कि झीलों का पानी एक समय ऐसा था कि सिक्का डालते थे 10 फीट की गहराई, 12 फीट की गहराई पे दिखाई देता था, लेकिन आज झीलों में 2 फीट पे भी, 1 फीट पे भी सिक्का दिखाई नहीं देता है। आखिर हमने क्या किया? आखिर इन झीलों में हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये झीलें ख़राब हो गई? ये स्वास्थ्य शिविर तो सिर्फ एक बहाना है, लोगों को ये दिखाना है कि भैया आप स्वच्छ तब रहोगे जब आप गोली लोगे, अच्छा खान पान खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा पानी पियोगे, तब आप स्वस्थ और हेल्दी रहोगे। अगर आप लोग इन झीलों को अगर ऐसे ही गंदा करोगे, जैसे शरीर होता है वैसे ये झील होती है। आइए, हमारे बीच में है आदरणीय जय किशन जी चौबे, लोक जन सेवा संस्थान, और एक अच्छे प्रबुद्ध नागरिक है और एक झील प्रेमी भी है। न जाने कितने ही वर्षों से आप इन झीलों को लेकर गंभीर है। मानवता और मानव और जानवरों और पशु पक्षी और जीव जंतुओं की आप रक्षा करते हैं, ऐसे प्रबुद्ध जन हमारे साथ में। जी चौबे साहब, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन झीलों को लेकर? आपकी क्यों दर्द है आपके दिल में? ऐसा है कि मैंने बचपन में इन झीलों का पानी आयड़, जो आज कह रहे हैं आयड़ के पीछे जो संगीत वाले रह रहे हैं उनके घर के पीछे ये आयड़ नदी बहती थी, और इतनी साफ थी कि हमने नहाना धोना हम वहीं करते थे और मुंह में वो पानी लिया जाता था। अब आज अंदाज लगा लिए इतना साफ पानी था कि हम वो पानी पी भी लेते थे, और आज स्थिति ये कि इस पानी में सड़ान आ रही है, और कैमरा उस तरफ घुमाएं तो आपको नज़र आएगा किस तरीके से गंदगी नज़र आ रही। तो ये सारा इतने बरसों में मतलब गंदगी पैदा करने का सबसे बड़ा कारण जो जनता बढ़ती रही। हालांकि अभी नहाना धोना तो इस झील में कम हो गया, लगभग 10% ही रहा है, मगर फिर भी गंदगी बढ़ रही। इसका कारण ये है कि लोग बाग लापरवाह हैं, इसमें कचरा डालते हैं, और आने वाले पर्यटक भी ध्यान नहीं देते हैं। वो बोतल वगैरह शराब पीने के बाद में डाल देते हैं, पानी की बोतल, खाने पीने के सामान का जूठन वगैरह भी डाल देते हैं। तो मेरा आज के दिन ये निवेदन है कि लोग बाग जागरूक हो। अगर ये झीलें गंदी हो जाएगी तो यहाँ का पर्यटन व्यापार और यहाँ के व्यापारी सब निराश हो जाएंगे, क्योंकि लोग आना बंद कर देंगे। ये उदयपुर शहर विश्व में माना हुआ शहर है, तो जब तक साफ सफाई नहीं होगी तो ये लोग बाग यहाँ आना क्यों चाहेंगे? मेरा सभी से आज के दिन निवेदन है कि उदयपुर की सभी संस्थाएं और साथ ही
जो जन सहयोग से काम कर रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि झील की सफाई की ओर ध्यान दें और समय समय पर प्रशासन को आगाह करते रहें। और जब तक प्रशासन उनको आगाह नहीं करेंगे सुचारू रूप से काम नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए, अभी स्मार्ट सिटी के नाम से जो 100 शहरों में जो मोदी जी ने काम किया है, इस उदयपुर में भी 1325 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, पर उसका अगर नतीजा आप देखेंगे तो जीरो साबित हुआ। पुरानी जो सड़कें थी उस पर सब जगह खड्डे पैदा कर दिए हैं और आए दिन कोई न कोई खड्डा मतलब दुरुस्त किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि काम सुचारू रूप से नहीं हुआ है और बड़े बड़े जो महाराणाओं के समय में नाले रखे गए थे, आज वो छोटी छोटी मतलब पाइप लाइनों में तब्दील कर दिए गए हैं। तो जैसे ही हल्की सी बारिश आती है और पानी और नालियाँ जो साइड में थी वो नालियाँ बंद कर दी। अब सवेरे सब लोग दुकानदार वगैरह पाइप चला के साफ सफाई करते हैं तो आने वाले पर्यटकों को गीला ही गीला नज़र आता है। उदयपुर की खूबसूरती की जगह बदसूरती नज़र आती है। तो मेरा ये निवेदन है कि या तो पूर्ववत वो नालियाँ साइड में बनाई जाए, जिससे जो सवेरे लोग बाग पानी डोलते हैं वो पानी सुचारू रूप से बाहर निकल जाए। और जहाँ जहाँ इस स्मार्ट सिटी के नाम से उन्होंने साइड में जो छेद वगैरह युक्त मतलब ढक्कन लगाए थे, वो छेद कुछ ही दिनों में बंद हो जाते हैं। उन छेदों को कोई सफाई कर्मचारी न तो साफ करता है, न जिसके घर के बाहर होता है वो सफाई करता है। तो मेरा ये निवेदन है या तो गवर्नमेंट अपने स्तर पे महीने में एक दफ़े सफाई करवाए या घर वाले को पाबंद करे। और मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने काम किया था वो गुणवत्ता युक्त नहीं था। वो छेद इतने छोटे थे कि वो कुछ ही दिनों 5-4 दिनों में बंद हो जाते हैं। या तो वो ढक्कन चेंज किए जाए, लगभग 3 इंच का मतलब छेद होना चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से आ जा सके। तो मेरा ये निवेदन है कि जो कोई भी काम या जो योजना बन रही वो गुणवत्ता युक्त हो और स्थानीय लोगों के सहयोग से वो योजना बन रही। धन्यवाद। पूरे विश्व में कहीं पे भी बता रहे थे झील प्रेमी के, पूरे विश्व में कहीं पे भी पानी के अंदर सीवरेज नहीं डाली जाती है, झील के अंदर नहीं डाली जाती है। ये बरसों से मतलब उदयपुर में सीवर लाइन जो है झील के अंदर डाली गई और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि अब परमानेंट झीलों में पानी रहने लग गया। बीच में तो 2-4 दफे बिल्कुल ही झील सूखी थी और अब वो सूखने की समस्याएं खत्म हो चुकी। जो ऊपर बांध दिया गया, जब भी जरूरत होती है पर्यटन उद्योग को पनपाने के लिए फौरन पानी छोड़ दिया जाता है और पिछोला में बराबर पानी रहता है। क्योंकि पर्यटन उद्योग चालू करना है गवर्नमेंट को, इसीलिए इंजीनियर्स वगैरह सब मिले जुले, तो इसीलिए ये या तो ये जब भी कभी ऐसा प्रयास करके झीलों को खाली रखा जाए गर्मी में और ये सिविल लाइन बाहर निकाली जाए। कुछ महीनों 6 महीने के लिए ही ये प्रयास किया जाए जिससे ये सिविल लाइन बाहर आ जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये सिविल लाइन बहुत बड़ा नुकसान देगी। और तो अभी भी दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से झीले में सीवरेज डालने के बाद जब भी हम अखबार में सुनते हैं कि आज पाइप फूट गया, पाइप फूटने का मतलब क्या होता है? पानी खराब हो रहा है भैया, पीने लायक पानी नहीं है। जो पानी पीते हैं वो बदबू मारता है। पहले तो नहाना पीना भी हेडपंप के पानी से कर सकते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। एक पाइप फूटने का मतलब होता है हजारों लीटर मलबा पानी में मिल जाना। हाँ, गंदगी। सही बात। हमारे अगर मटके में अगर एक बूंद गंदा पानी गिर जाए या किसी प्रकार से कोई गलत चीज गिर जाए तो हम उस पूरे मटके को फेंक देते हैं। और इस झील को, इस झील देखिए भैया, झील संरक्षण के नाम पे देखिए कितनी कांजी है, क्या है ये, कोई है ही नहीं है। तो फतेह सागर को जितना खूबसूरत बनाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, तो इसको क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको अब क्या पता, सरकार की क्या मोनोपोली हो, तो सरकार ही जाने क्या। तो देख सकते हैं कि यहाँ हर नागरिकों में एक चिंता का माहौल है, झीलों को लेकर चिंता है और इसी चिंता को दूर करने के लिए झील हितैषी प्रेमी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सहयोग कर रहे हैं। जय किशन जी चौबे साहब ने बताया कि पूरा बचपन बीत गया है, आपकी इतनी उम्र हो गई है और इस उदयपुर की चिंता करते करते न जाने और कितने साल रखेंगे कि अपने आंखों से देखना चाहते हैं कि सुंदर उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर। लेकिन ये जो कामना है, लग रहा है कि ये सक्सेस होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी भी जो भी राजनेता आता है या कोई भी प्रशासन आता है वो अपना स्वार्थ पहले देखता है। यही मुझे लग रहा है सबसे बड़ा कारण है। अगर स्वार्थ अगर साइड में रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम लोग एक अच्छा हमारा शहर बना सकते हैं। और झीलों की नगरी, ग्रीन सिटी, न जाने उदयपुर को कितने ही नामों से विख्यात है। जिस तरीके से डूंगरपुर को के गुप्ता जी ने
साफ और सफाई में पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड लेवल पे डूंगरपुर का नाम और के गुप्ता जी का नाम हुआ था, उसी अनुरूप मैं नगर निगम से ये आशा करता हूँ कि उप सभापति महोदय और सभापति और कमिश्नर मिलके इस उदयपुर की छवि जो है वो विश्व में जैसी छवि है उस छवि के अनुरूप कार्य करके दिखाए और साफ सफाई अगर हो। और आज आप रोडों की जो स्थिति खराब हो रही है, नगर निगम के पास खूब बजट है, पूरे उदयपुर को एक खूबसूरत शहर बनाने में मतलब क्या है कि अपना बजट खर्च करे तो निश्चित है कि आने वाले 6 महीने साल भर में मतलब कायाकल्प हो जाएगा। पर ये जैसे सभापति के गुप्ता जी ने डूंगरपुर को संवारा था, उसी तरीके से यहाँ के सभापति अब जो महापौर हो चुके हैं और उप महापौर दोनों मिलके अगर सही ढंग से आम जनता के सहयोग से काम करेंगे तो निश्चित है ये उदयपुर भी विश्व में अग्रणी होगा और साफ सफाई के मामले में डूंगरपुर से भी आगे निकलने का प्रयास करें, तभी जाके इस उदयपुर का और पर्यटन उद्योग का कायाकल्प होगा, यहाँ के जनजीवन और लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। तो आज उसी उपलक्ष्य में आज देखिए स्वच्छता की दृष्टि से ही आज ये झील हितैषी प्रेमियों द्वारा आज ये शिविर का जो आयोजन किया गया है झील नागरिक मंच की ओर से सरदार मोहम्मद जी की टीम ने अमेरिकन हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया है। तो ये लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा स्वास्थ्य के प्रति, शहर के प्रति, जिलों के प्रति और परिवार के प्रति भी, क्योंकि अब परिवार को भी एकजुट होना है और सभ्यता, संस्कृति और भाईचारा स्नेह जो आए दिन खत्म होता जा रहा है राजनीतिक कारणों से, तो वो राजनीतिक कारण दूर रख के और परिवार समूह एकजुट हों और आपस में स्नेह और भाईचारा रखें। मैं आज के दिन सभी से यही उम्मीद करूंगा कि जो आज के 50 साल पहले का जो संस्कृति, भाईचारा, स्नेह था वो बराबर जीवित रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दिन पहले ही महाशिवरात्रि गई, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ महिला दिवस का पर्व हमने मनाया है, महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती इसी महीने में हम लोगों ने मनाई है। उन सभी की तमाम वीरों महावीरों को शत नमन। कैसा लगा आज शिविर में? अच्छा लगा, ठीक लगा? अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा है, डॉक्टर साहब का व्यवहार का बड़ा अच्छा है, काम है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जब भी महाराणाओं की बात होती तो हमारे जय किशन जी चौबे साहब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो किसी ने तो नाम लिया। ऐसा है कि महाराणाओं ने जिस तरीके से उदयपुर को संवारा था और विश्व पटल पे उदयपुर का नाम है, तो महाराणाओं ने काम किया। और सबसे बड़ी बात, जो मेवाड़ का जो इतिहास है वो 1400-1500 वर्षों का इतिहास है और संघर्ष के समय में सिर्फ एक मेवाड़ ही था जो झुका नहीं, चाहे वो अंग्रेजों से भी संधि हुई या और जहाँ कहीं भी हुई, वो प्रेम और सौहार्द रखा और हिंदुत्व को एकजुट करने में सिर्फ महाराणा मेवाड़ का ही सहयोग रहा। और हम इसीलिए महाराणा भूपाल सिंह जी की जयंती मनाते हैं, क्योंकि अंतिम समय में और रूलर के हिसाब से अंतिम महाराणा भूपाल सिंह जी थे। उन्होंने अपना राज्य जो है सन 1948 में राजस्थान को एक करने में, राजस्थान को प्रमुखता से बड़ा एकीकरण में सबसे पहले अपना योगदान दिया। इसीलिए उनको महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई, जो संविधान में उन्हीं के लिए बनी थी। उनकी स्वर्गवास के पश्चात वो संविधान में उपाधि खत्म हो गई। उन महाराणाओं को हम 5 दिवसीय जो जन्मदिन मनाते हैं, उसमें एक रोज़ हम पूजा अर्चना करते हैं और सेकेंड रोज़ कवि सम्मेलन होता है, तीसरे रोज़ हमारी संगोष्ठी का होता है, चौथे रोज़ हम जो है सम्मान समारोह करते हैं। ये हमारा 5 दिन का कार्यक्रम है। लास्ट में यज्ञ और हवन के साथ गायत्री शक्तिपीठ जो महाराणाओं की जमीन ही दी गई है, उस पर जाके हम समाधान करते हैं, समापन। अरे उनकी ले लो। हाँ, तो आप देखें कि अपने आप को भी स्वच्छ रखें, अपनी झीलों को भी स्वच्छ रखें। इसी भावनाओं के साथ झील हितैषी प्रेमियों ने आज ये स्वास्थ्य शिविर GBH अमेरिकन हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आज आयोजित किया गया है। आप सभी को धन्यवाद। जी सर। ऐसे नमस्कार। आज झील हितैषी मंच एवं GBH जनरल हॉस्पिटल के तत्वाधान में यहाँ पुष्प वाटिका में एक शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सभी प्रकार के बीमारी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिशन, ENT, साइकेट्रिक, ऑप्थेल,
सभी विभागों के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। यहाँ मुफ्त जांचों में स्पेशली ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। और जो भर्ती योग्य मरीज हैं उनको कल हॉस्पिटल के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहाँ पर भी इनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। मेवाड़ की यह माटी, इसे माथे पे लगा लो, और ये वीर दरा है वीरों और महावीरों की। मेवाड़ आज पूरे विश्व में पटल पे छाया हुआ है। मेवाड़ का इतिहास पूरे विश्व के इतिहास से प्राचीनतम इतिहास माना जाता है। यहाँ बप्पा गुहिल से लगाकर अंतिम महाराणा राज सिंह जी, भोपाल सिंह जी, फतेह सिंह जी, न जाने कितने ही राजा जिनके हम शायद नाम का वर्णन तक नहीं जानते हैं, उनके कार्यों के बारे में भी नहीं जानते। उदयपुर की जनता रहती अपने राजा के राज्य में है, लेकिन आज आधी जनता को ये पता नहीं है। मात्र 25% जनता को ही पता है राजा के इतिहास के बारे में, आधी जानते भी नहीं हैं। ये झीलें क्यों बनाई गई, इन झीलों का क्या महत्व है, ये झीलें हमारे लिए क्या थी पहले, और आज इन झीलों को हमने क्या बना दिया है। आइए हमारे साथ में परिचय के साथ हम स्टार्ट करेंगे, और आज ये स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। मैं कमलेश पुरोहित, झील एवं पर्यावरण हितैषी। ये आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रकृति के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, हम पहाड़ों को काट रहे हैं, जहाँ पानी का जहाँ सोर्सिंग पॉइंट है, जहाँ से पानी आता है वो झीलों में आता है। झीलों से पर्यावरण आगे से आगे बढ़ता जाता है। अब पेड़ काटते, पेड़ से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इसके साथ हम प्रकृति की देन है कि बरसात भी होती है। अगर पेड़ बचाएंगे तो बरसात होगी, पहाड़ी बचाएंगे तो बरसात होगी। इसी के साथ हमारे स्वास्थ्य के प्रति अगर देखा जाए तो पेड़ नहीं होंगे तो स्वास्थ्य के लिए प्रदूषित हवाएं, वायु प्रदूषित हवाएं चलेगी। इसके साथ ही ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बस मेरे पूर्व में बोल चुके हैं। हमें तो प्रकृति को बचाना है, झीलों को बचाना है। धन्यवाद। नहीं, झीलें जो बनाई गई राजाओं महाराजाओं ने यही समझना था कि उदयपुर वासियों को किस सुविधा के लिए बनाई गई। झीलें जो बनाई गई है ये राजा महाराजाओं का आने वाले कल को देखते हुए हो सकता है। मेरी जहाँ तक सोच है कि उन्होंने पीने के पानी का सोर्सिंग पॉइंट भी है ये। इसके अलावा सिंचाई का भी ये है, सिंचाई भी इससे होती थी। एक एक करके आगे आगे टुकड़ों में बनी हुई झीलें हैं। पहले पिछोला बना, फिर रंग सागर बना, फिर फतेह सागर बना, इस तरह से बनी हुई थी। उन्होंने जिस पानी जहाँ से आज सिसार मान ऊपर से पानी आता है वो आता पिछोला झील से आगे से आगे बढ़ता जाता है। इससे वाटर सप्लाई भी हो रही है। और साथ ही जहाँ हम पेड़ काट रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी की बात ये होगी, पेड़ और पहाड़ी कट रही, सबसे दुखी हो रहा है। और झीलें अगर रहती है तो पर्यटक को भी बढ़ावा मिलता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा मैं कहीं अर्जी। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अपने आप को अगर स्वच्छ रखना है तो अच्छा खान पान खाइए, और अच्छा जीवन जीना है तो अपनी झीलों को साफ रखिए, झील प्रेमियों का सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। मैंने बेटा जी साहब आज जो कैंप लगाया है उसी से बात करें। हाजी सरदार मोहम्मद, संस्थापक झील हितैषी नागरिक मंच। आज जो कैंप लगा है उस वाटिका में GBH अमेरिकन हॉस्पिटल बेड़वास की ओर से और झील हितैषी नागरिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में ये आज कैंप लगा है। इस कैंप में काफ़ी मात्रा में लोग आज आए हैं और निःशुल्क जांचें हुई है और कुछ दवाइयाँ भी वितरण की गई है। और हम इस चैनल के माध्यम से भी ये अनुरोध करना चाहेंगे लोगों से कि जब भी कोई कैंप लगे तो इसी तरह से लोग आवें और अपने स्वास्थ्य के बारे में जांचें करवावें और दवाइयाँ लेवें। उससे स्वास्थ्य बना रहेगा और किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बीमारी ना लगेगी। बस बराबर जांचें होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, GBH जनरल हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट नगर। आज के इस कैंप में काफ़ी मरीज़ों को जोड़ प्रत्यारोपण से रिलेटेड सलाह दी है और इस बात को भी बताया गया कि चिरंजीवी, RGHS और बाकी इंश्योरेंसेस के अंदर इस तरीके के ऑपरेशन की सुविधा GBH जनरल हॉस्पिटल में उपलब्ध है। नमस्कार सर, आपसे एक सवाल, जैसे कि आप चिरंजीवी योजना की जो बात कर रहे हैं जी,
उस विषय में क्या है कि काफ़ी परेशानी आ रही है हॉस्पिटलों में, आपके इधर भी परेशानी आई है? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं। जैसे सरकार चेंज हुई है उसमें नहीं। आयुष्मान जो अभी योजना निकली है उसमें नहीं, ये योजना पूरी तरह से वर्किंग में है, पूरी तरह से फंक्शनल है। अभी इस समय कोई भी परेशानी नहीं है। अभी तक चालू है आयुष्मान? बिल्कुल चालू है। मैं डॉक्टर माई सेल्फ डॉक्टर रूहीजा फ्रॉम GBH जनरल हॉस्पिटल। अभी हमने काफ़ी पेशेंट्स को मेडिसिन्स और BP शुगर के बारे में समझाया है। एंड ये झील का जो विकास की जो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड नमस्कार, मैं विवेक अग्रवाल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट नगर बेडवर्थ से बोल रहा हूँ। आज हमने कैंप का आयोजन किया है पुष्प वाटिका में वो काफ़ी लोग आए हैं और अलग अलग विशेषज्ञों को भी बुलाया है। इसमें साइकेट्रिक को स्पेशली इस बार बुलाया गया है, ऑप्थल वाले डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है, ऑर्थोपेडिक से भी बुलाया गया है और मेडिसिन डॉक्टर से भी बुलाया गया है और अलग अलग जांच की गई है जिसमें BP शुगर भी टेस्ट किया गया है। और इसमें विशेष रूप से हमने ये भी तय किया कि जो पेशेंट को रेफ़र किया गया है उनको हम बस द्वारा अस्पताल लाया जाएगा और अस्पताल में जो भी पेशेंट रेफ़र हुए हैं उनकी जो भी जांच है वो निःशुल्क की जाएगी और जो डॉक्टर जिन पेशेंट को भर्ती की एडवाइस दिया जाएगा उनको 2 दिन हम भर्ती रखेंगे और उनकी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। जांच करने के बाद हम 7 दिन बाद उसका फॉलोअप भी करेंगे कि उनको कैसा लगा, क्या सुविधाएं मिली है और ये सब कुछ रहेगा हमारा। मेवाड़ की इस माटी और इस धरती पर जन्मे हमारे बीच में बद्री लाल जी भारद्वाज हमारे बीच में हैं। आप 82 वर्ष के हैं। देश आज़ादी के हमने 75 वर्षगांठ बनाई है, उससे भी पहले आपका जन्म हुआ है। न जाने कितने ही उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखे हैं, न जाने कितने ही जातियों और कितनी संस्कृति और कितने ही इतिहास को आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। और आप उस ज़माने के ख्याता हैं जिस ज़माने में उदयपुर में 4-5 मोटरसाइकिलें हुआ करती थी। आप बता रहे हैं कि उदयपुर का क्या दृश्य था। थोड़ा हम उस ओर चलते हैं। जब आप ये बताइए कि जब आपको वो बात याद है कि उदयपुर में क्या आपके बचपन में आपने क्या कुछ देखा। जी, स्वागत है आपका। उदयपुर पहले बहुत कम एरिया में फैला हुआ था। उदयपुर के जितने दरवाजे हैं, शहरकोट, उदयपुर, किशनपुर, शहरकोट भी थी उस समय। शहरकोट थी। क्या कहाँ गई? वो सब शहर बनने से इनके तोड़ दिए गए। पहले उदयपुर के अंदर 7 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में एंट्री नहीं थी। कोई बाहर आ जाता तो उसको परमिशन लेके छोटे गेट के द्वारा अंदर आ जाता था और कुछ नहीं था। उसके मम्मा टाइम में सिर्फ हॉस्पिटल बाहर था और कुछ नहीं था। पूरा एरिया जंगल टाइप उस टाइप से देखा हुआ है हमने। जैसे आपने बताया कि आप मैकेनिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, शायद गाड़ियाँ तो बहुत ठीक ही होगी आपने। गाड़ियाँ तो बहुत। लेकिन उस समय कितनी गाड़ियाँ थी जो आपके पास आते थे? या नाम 3 लोग? हाँ, सन 56 के अंदर करीब 7 मोटरसाइकिलें थी उदयपुर। जिनको मैं काम सीखता था उस टाइम। कौन कौन सी मोटरसाइकिलें थी कंपनी की? एजेस, मैर्सिडीज, ट्रम्प, एजेस, ट्रम्प, SD भी थी? एसडी नहीं थी। एसडी की छोटी एसडी थी, जकोस्लोवाकिया की। वो जर्मन से आई आती थी पहले। हिंदुस्तान में तो ये बनती नहीं थी, सबसे बाहर से आती थी। बाद में लैम्ब्रेटा, एनफील्ड, ये सब बाद में आई है। उसके बाद में आई बजाज के बाद में तो दूसरी गाड़ियाँ बहुत आने लगी। पिताजी क्या करते थे आपके? उनका जीवन कैसा था? माता कहाँ रहते थे? हमारे पिताजी पहले दरबार के अंदर मिस्त्री थे। गाड़ी ठीक करते थे। गाड़ियों को बनाते भी थे, मोटर बॉडी वगैरह सब बनाते थे। उस टाइम लकड़ी की बिल हुआ करते थे। लकड़ी की बिल मेरे फादर बनाते थे। लकड़ी के चल जाते थे? लकड़ी की बिल बराबर फतेह सिंह के टाइम में लकड़ी की बिल ही चलती। टायर वगैरह से, मगर लकड़ी के बिल जो अंदर होते थे वो लकड़ी के हुए थे। उस टाइम लकड़ी के बिल के ऊपर ही गाड़ी चलती थी। और 25-30 किलोमीटर चलने के बाद में
20 किलोमीटर चले उसमें पानी छिड़कना पड़ता था अच्छा, व्हील के ऊपर, क्योंकि लकड़ी के व्हील, जैसे बैलगाड़ी चलती है वैसी। हाँ बैलगाड़ी को जैसे व्हील होते वैसे ही व्हील होते थे, मगर इतने फिक्स होते थे कि उनको थोड़े से भी लूज भी पड़े तो थोड़ी देर बाद में उसको पानी छिटे। फादर, हमारा फादर बहुत व्हील बनाते थे। तो आप देख सकते हैं कि जानकारी के लिए बाबूजी बता रहे हैं कि उस जमाने में बैलगाड़ी जिस प्रकार से चलती है लकड़ी के साथ माध्यम से, लोहे की रिंग लगाकर। लोहे की रिंग नहीं थी वो, खाली लकड़ी की थी, अंदर का लकड़ी का, बाहर टायर लगता था, बाहर टायर। रबड़ यानी उस समय आगे था। रबड़ का उद्गम हो गया था कहने का मतलब। बहुत ही बड़ी बात बताइए। अच्छा, अब अपने थोड़ा सा हम जाते हैं, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैं देव शिल्पी भगवान से हमारा समाज ताल्लुक रखता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे विश्वकर्मा समाज, इसके अंदर कारीगरी कुदरत की दी हुई है, नहीं इनको बच्चों को कुछ सिखाना पड़ता है, कोई तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी काम के लिए। ये गॉड गिफ्ट है कि छोटे से बच्चा भी उतना उसको कुदरती देन है कि सब कुछ सीख जाता है। ये जाति के अलावा दूसरी जाति में बहुत कम मिलेगा। हम वो कहानी सुनते हैं कि पीपल के पेड़ में घर बना के रखा था, क्या वो सत्य बात है? कौन सी? पीपल के पेड़ में एक शिल्पकार ने घर बनाए देते पीपल के वृक्ष में, और भगवान भी ढूंढ नहीं पाए। हाँ, ये पुराना किस्सा है। उसको कारीगरी के अंदर तो बहुत गिफ्ट है। आज भी जैसे इलोरा, अजंता वगैरह जितने भी हैं वो सुथार जाति के अंदर ही बने हुए शिल्पकार में। उसको विश्वकर्मा, विश्व को जिसने रचना की, उत्पत्ति की, उस खानदान से हम बिलोंग करते हैं। आज हमारे पास कोई भी काम आता है तो मेरे पास कोई भी काम आता है, पूछते हैं आप क्या कर सकते हो? मैं ये बोलता हूँ कि चक्की के अंदर क्या पीस सकते हो? मेरा डायलॉग एक ही रहता है कि चक्की के अंदर क्या पीस सकते हो? धनिया पीसो, गेहूँ पीसो, मक्की पीसो, चाय जो पीसो। पीसने का काम लगन का काम है। जिस काम में लग गए उसी काम में। ये जरूरी नहीं है लकड़ी का काम, मूर्तिकार का काम हुआ, शिल्प का, मूर्ति का, मकान का, जितने बांध का, इनका सारा काम इस जाति के अलावा ये ज्यादा किया है या उनके ऊपर हेड रहे हैं। और इस जाति को बहुत लोग मानते हैं, इज्जत देते हैं, शुरू से ही इज्जत है। शुरू से इज्जत है। भोपाल सिंह जी के टाइम में भी इज्जत। खाती कहा करते थे पहले? खाती का पूरा नाम है देसी। क्यों कहते थे खाती? क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य था? खाती क्या है? खाती जनजात इतना तो मालूम नहीं है खाती की उत्पत्ति किस नाम से हुई, और सुथारी काम ज्यादा करता था। जितने पानी के साधन थे, रेट, कुएं के अंदर से पानी निकालना वगैरह सब लकड़ी के बनने होते सारे। और लकड़ी के काम के अलावा लकड़ी तो बहुत काम आते हैं। लकड़ी से सारी उत्पत्ति हुई। लकड़ी नहीं होता दुनिया में कुछ नहीं है। उस काम को करने में हमारी जाति माहिर है। आप 82 की इस उम्र में भी स्वस्थ है, हेल्दी हैं। आप अपनी बुद्धि और विवेक आज भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान? अभी भी मेरी वर्कशॉप है, अभी भी काम करता हूँ मैं। और कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। आज पूरे हिंदुस्तान में आप अच्छे इतिहासकार भी हैं, थोड़ा जानकार भी हैं, तो आज समाज की स्थिति क्या है पूरे हिंदुस्तान में? आप किस रूप में अपने समाज को देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये चाहता हूँ कि ये समाज और तरक्की करे, और जितने मोबाइल वगैरह जितने देखते हैं लोग, उससे थोड़ा बहुत फायदा भी है। किसने क्या किया वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है। हमारे गुरु लालचंद जी थे, जिनकी अभी शांत हो गए, उनका बहुत बड़ा वर्कशॉप, छोटे से वर्कशॉप से उन्होंने चालू किया। आज उनकी बनाई हुई मशीनें 10 कंट्री में सप्लाई होती है। उदयपुर से जो बनाए हुए फैक्ट्री में, लकड़वास में लगाई हुई है लाल जी। उनके लड़के बहुत काबिल
होने से उनको नाम रोशन किया हमारे जाति का। पूरी मशीनरी बनाई जाती है। हमारे उस्ताद का एक कहना था, ऐसा कोई भी काम नहीं जो नहीं हो सकता, असंभव कोई चीज नहीं है। किसी काम में बिठाते करते पूछते ऐसा हो सकता है, उनका जवाब था ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। हर काम संभव है, हर मशीनरी संभव, हर चीज बनाना संभव है। हमने बहुत सारी मशीनें बनाई है, ऑटोमेटिक मशीनें भी बनाई है। जो सेवाश्रम के अंदर जो इतने ऑटोमेटिक मशीनें बनाई हुई है वो हमारे वर्कशॉप से बनी हुई है। एक चीज और पूछनी थी, ये जो झीलें हैं नगर की है, क्योंकि उदयपुर आप जानते हैं कि झीलों की नगरी से ही नाम से जाना जाता है और झीलों को देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। कैसी नावें चलती थी पहले उस जमाने में, क्योंकि नाव बनाने वाला भी सुथारी। हाँ, नाव बनाने वाला भी सुथारी था। उस टाइम हमारे अंकल वगैरह सब ये नाव वगैरह सब देख रेख रखते थे। उसमें मैं गणगौर की सवारी के अंदर, जब भोपाल सिंह जी के टाइम में जब गणगौर की सवारी निकलती थी तो उस नाव में नीचे कमरा अलग बना हुआ होता था। अच्छा, जिसमें कारपेंटर बैठता था। क्या बात है। उसके अंदर मैं करीब 3 साल 4 साल का था जब मैं देखा हुआ है मैंने उस सीन को याद करता हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आता। और अभी भी मैं फालतू बैठता नहीं हूँ घर पे, दुकान जाता हूँ, दुकान पे आना सुबह हर संडे हम फर्स्ट सागर आके झील हितैषी मंच से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और यहाँ बराबर रेगुलर 19 साल 20 साल हो गए, बराबर हर संडे 1 घंटा हम श्रमदान करते हैं। आपने कब इसका पानी पिया था? इस झीलों का पानी कब पिया था? यूं हाथ से कब पिया था, कैसे पीते थे? नली से पानी पिया था हमने कम से कम। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताए कैसे पीते थे, हाथों से बताए कैसे आप, क्योंकि लोटा तो उस जमाने में था नहीं। नहीं, लोटा नहीं था, वो हाथों से पानी पीते थे। जब कभी जाते थे तो ऐसे करके ऐसे पानी पीते थे, उठा के ऐसा पानी। कौन सा दौर था जब पानी नहीं था और संकट काल आया, तब आपको पानी के लिए क्या करना पड़ा? या क्योंकि आपको काफी चीजें याद है। हाँ, ये सन 51 के अंदर भी पानी कम हुआ था। 51-52 के अंदर भी पानी कम हुआ था। उस टाइम भी बहुत, हम तो बहुत छोटे थे, मगर और हैंडपंप नहीं थे, ऐसे कुछ हैंडपंप थे नहीं। अब सब कुएं से पानी लाते थे। तो कहाँ था कुआं एक सरोतिला था, एक गुलाबबाग के अंदर 70 कुएं है, वहां से पानी आता था। एक गुलाबबाग की फाटक के तोपखाना बावड़ी फेमस है, वहां से पानी भर के हम लाते थे। मदर वगैरह सब, दादी वगैरह सब। शायद उस जमाने में कुएं नहीं होते तो? कुएं तो वर्षों से, जब से सुना कुएं तो बहुत पहले से, बहुत पहले से। मगर पानी हमने कुआं का ही पिया हुआ है पहले। नल तो बाद में चले थे। हाँ, बाद में ये नल आए थे कम 50 बिल्डिंग के अंदर। हमारे मोहल्ले के अंदर नल लगे हुए थे पहले। नल की लाइन, पहले रोड सारी कच्ची थी, हम मिट्टी में ही खेले बड़े हुए, मिट्टी के अंदर ही। डमर रोड तो कहीं थी नहीं पहले, सारी कच्ची जगहों में पानी चलता था। बारिश के पानी से नहाते थे। एक चीज और समझनी थी कि सुथार समाज में ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपस में मजबूत जुड़े हुए? आज भी भाई भाइयों में झगड़े बहुत कम होते हैं, परिवार में झगड़े बहुत कम होते हैं, मैंने देखा। हाँ, परिवार में एक तो मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, बहुत मिलजुल के। हमारे भाइयों के अंदर, सबके अंदर, जैसे हमारे खानदान में मेरे फादर के 6 भाई थे, उनके 6 के लड़के वगैरह सब आज भी हम मिलते हैं। तो सगे पे नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। और अच्छी पोस्ट पे है मेरे बड़े भाई साहब के। आप इस परिवार को आदर्श परिवार के रूप में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आदर्श परिवार। और हमारी जॉइंट फैमिली है। एक उदयपुर के बहुत अच्छे प्रसिद्ध हुए थे रंगलाल जी जांगीड़। हाँ, शायद आप उनसे परिचित भी होंगे, बहुत पहले आए थे, जो महाराणा प्रताप की छोटी सी प्रतिमा बनाते थे और कई सारे दृश्य उस महाराणा प्रताप की उस मूर्ति में रहते थे, युद्ध लड़ते हुए। आपने शायद सुना भी होगा। रंगलाल जी जांगीड़ बहुत हुआ है हमारे। ऐसे तो इतनी कला है कि हम उस पर पहुंच भी नहीं सकते। घर के अंदर कला थी, कोई किसी से कम नहीं।
आज ये समझो कि आज इसने इतना बढ़िया बना दिया, पर हम ये नहीं कह सकते अगले दिन दूसरा उससे भी ऊंचा बढ़ाएगा। ऐसी क्या शक्ति है कि सुतार समाज का व्यक्ति किसी कॉलोनी में दुकान लगाता है या घर लेता है तो खुश हो जाते हैं सब लोग, क्या है? एक तो मिलनसार जाती है, अपना पराये को मान लेती है, और जिससे व्यवहार बना दिया उसको अपना फैमिली मानते हैं। ये इसकी खासियत है। और सुख दुख के अंदर कोई भी त्योहार हो, सुख दुख हो, बीमारी हो, ये हमारे जाति के लोग पहले उसको हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि सब लोग हमको अच्छा चाहते हैं। आप परमात्मा को और अपने शिल्प भगवान को धन्यवाद देंगे कि आपका जन्म इस जाति में हुआ है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, हमने बहुत पुण्य किया होंगे जब इस जाति में जन्म हुआ है। हमारे को बहुत मान है और अहम भी है कि इस जाति का हमारे अंदर जन्म हुआ। हम चाहते हैं कि इस जाति में लोग बाग और तरक्की करें। आज अन्य जाति छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ जाती है, झगड़ जाती है, भाई भाई को मार रहा है, नहीं, क्या है? हमारी जाति एक तो क्या है कि कभी किसी को एहसान मानने के लिए नहीं करती है, जो करती है अपने ऊपर करती है। आज उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर सब लोगों ने अपनी अपनी जमीनें काबू की है, नोरे बनाए हैं, जाति के समाज के विकास के लिए वो किया। सुखड़े साहब ने यही बोला आके, एक सुधार जाति ऐसी है जो मेरे पास कभी मदद लेने नहीं आई और फायदा नहीं उठाया इन्होंने। इसलिए सुखड़ा साहब के शब्द है। इसलिए आज हमारी जाति का कोई बड़ा नोरा या बड़ा इतना बड़ा कोई नहीं है। कुछ हुआ है तो कुछ नई पीढ़ी के लोगों ने आके इकट्ठे हुए हैं और उसको समाज को आगे बढ़ाया, विश्वकर्मा मंदिर को। आप पूरे देश में अलग अलग नाम से जाति को जाना जाता है। पूरे देश के जो सुथार समाज के हैं, जो शिल्प भगवान के जो पुत्र हैं, आपका आखिरी संदेश क्या है? क्यों हम रह नहीं रहे धरती पर, लेकिन हमारा संदेश हमारा जो जीवित रहे, अच्छा रहे। आप क्या कामना करते हैं इस परिवार की बहनों के लिए, भाइयों के लिए? ये सदा फला फूल है और इस काम को आगे बढ़ाए, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाए, जितना हो सके उतना कामयाब होना है। और अपने जो भी कार्य करे वो अपने मन से करे, जो भी कार्य करे अपने मन से करे। उससे क्या है कि और सबसे भेदभाव कोई रखे नहीं और किसी के ऊपर जलेसी नहीं रखा। ये हमारी कामना है। आप अपने पिताजी के साथ कितने साल तक रहे? माता पिता के साथ? माता पिता के साथ मैं 16 साल का था जब तक रहे। फिर आपने शुरू से हमें हमारे भाइयों ने हमारी बहुत मदद की, हमारे को बच्चे से भी ज्यादा रखा। हमारे बड़े भाइयों ने हमारे बच्चे को भी ज्यादा रखा। बहनों का ऐसा प्यार है कि आज छोटे थे, मैं छोटा था सबसे मैं से एक छोटी सिस्टर और है। हमारे भाई बहनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, तू बोलने का काम नहीं हुआ। उनकी आज्ञा के अवहेलना तो कभी सोच भी नहीं सकते। वो हमारे पिताजी के बराबर, उनसे भी ज्यादा रेस्पेक्ट उन भाइयों को करते हैं। आज उनकी हालत यह है कि उनके बच्चे, हमारे भाइयों के बच्चे उनके फादर से ज्यादा मेरी रेस्पेक्ट रखते हैं। उनके लड़के फिर पोते हैं, वो आज सगे दादाजी मेरे को मानते हैं। कभी जाते हैं, कभी आते थे सबसे पहले छोटे दादाजी से मिलके फिर वो लोग बाहर जाते हैं। आज हमारे भगवान की कृपा से सब बच्चे सेटल है, पढ़े लिखे हैं, सब पोते वगैरह सब फॉरेन में हैं, इंजीनियर है सब। विश्वकर्मा जी का मंदिर कहाँ है? यहाँ ये नैयों की तले के अंदर। किधर है? नई तो राहुल जी के आटा। अच्छा, कब बनाया? कांजी के आटा, राहुल जी का आटा। ये कब बनाया था? मंदिर तो बहुत पहले से बना हुआ है, मगर सन 52 के अंदर मूर्ति स्थापना हुई थी। अच्छा, काम प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति बनाई थी नंदलाल जी। कौन से नंदलाल जी? नंदलाल जी शर्मा करके नाम से है। वो भी जहांगीर थे? वो जहांगीर उन्होंने बनाई, हमारे मासी के लड़के थे वो। बहुत मूर्ति ऐसी है कि आपको हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलेगा। कभी आप भी आओ दर्शन कर लें तो मूर्ति की उसकी कला देखो आप,
ऐसी मूर्ति मैंने तो आज दिन तक नहीं देखी। ऐसी मूर्ति भाव, इतनी कारीगरी आज तो मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखी। इतने मंदिर भी घूमा हूँ मैं, सब मंदिर घूमा हूँ। और कभी भी आप दर्शन करो तो मूर्ति के ऊपर उसका छोटे से छोटा रूप बना के उसको देखो, उसको बड़ा करके देखो, उसकी फिनिशिंग देखो, उनके भाव देखो, उनके जितने शिष्य वगैरह भी खड़े हुए हैं, उनके हर के हाथ के अंदर कारीगरी, हर उंगली में कारीगरी, हर आँख में कारीगरी, हर नाक में कारीगरी, हर कान में कारीगरी, हर पाँव में कारीगरी और हर कपड़े में कारीगरी। कितनी पढ़ाई की थी उस जमाने में आपने? मैं 10वीं तक पढ़ाई की मैंने। क्या बोलते थे 10वीं को उस जमाने में? मैट्रिक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद? मैट्रिक बाद में काम तो मैं बचपन से करने लगा हूँ। 6th क्लास से मैं रात को स्कूल आने के बाद में काम करता और रेगुलर काम करते रहे और अभी तक करता हूँ मैं। अभी तक भी मेरे वर्कशॉप है। कहाँ से किया आपने मैट्रिक पास? कौन सा? फतेह स्कूल से। उस जमाने में था फतेह स्कूल था। ये महाराणा भोपाल जी ने स्थापना की। हाँ, फतेह स्कूल था, एक लंबरदार स्कूल था, एक कंवरपदा स्कूल, 3 स्कूल था। अच्छा, एक कंवरपदा पुराना। कंवरपदा पुराना। उस टाइम भी हाई स्कूल के बाद में डायरेक्ट कॉलेज ही जाता। हाँ, कॉलेज कौन सा था? MB कॉलेज। हाँ, मैं जरा लाइट कॉलेज में गया था साल भर। इसका नाम पूरा महाराणा भोपाल कॉलेज है। महाराणा भोपाल कॉलेज, लाइट कॉलेज, श्रमजीवी कॉलेज में मैंने थोड़ा अध्ययन किया साल भर तक। कभी महाराज शाह के साथ में आपकी भेंट वार्ता हुई? कभी बात की? नहीं, जो मेरे भाई के लड़के हैं वो महाराज साहब के खास दोस्त, जिगरी दोस्त हैं। उनके एक ही दोस्त है, क्या नाम लक्षराज भाई का? अरुण भारद्वाज। अच्छा, वो भी क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। अक्सर लक्षराज के साथ में वो बचपन से उनके साथ में खेला हुआ है। आज बहुत लक्षराज वगैरह बहुत हमारे को मान देते हैं। हम गए भी हैं इनमें, होली वगैरह, इसमें बहुत मान मिलता है। आज उसको सब लोग जानते हैं। लक्षराज भी बहुत मेहरबान है उनसे और वो छोटे भाई की तरह मानते हैं वो अभी भी। राजा महाराजों के टाइम से ऐसे ही चला है। पहले हमारे जाति के अंदर, हमारे खानदान के अंदर पहले शादी में वगैरह सब घोड़े, हाथी सब दरबार की तरफ से आते थे। हाँ, गहने वगैरह सब शादी में, बारात के अंदर। वास्तव में वो आपको शिल्प भगवान की संतान मानती? बराबर। हमारे जाति के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे इंजीनियर हैं। अब इतने इंजीनियर है कि मैं नाम नहीं गिना सकता, और सब टॉप के हैं। और जिस काम के अंदर घुस गए उस काम के अंदर उसका पेंदा निकाल दिया, उसकी गहराई तक पहुंच गए। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी जाति वाले नहीं करते। मैकेनिकल काम, शिल्प का काम, कारीगरी का काम, बिल्डिंग वर्क, किसी भी काम में ले लो, मैकेनिकल ले लो। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। शायद हमारे दर्शकों को ज़रूर ये पसंद आएगी और आपके मान सम्मान में जय मेवाड़, जय सुतार समाज ज़रूर लिखें, क्योंकि ये ऐसी बातें इतिहास में वर्णन कोई नहीं करेगा। कुछ ऐसी घटना बताओ जो आपको जीवन में याद रही कि ये घटना बड़ी जोरदार हुई थी मेवाड़ में। क्योंकि घटनाएं व्यक्ति के जीवन में अक्सर होती है और वो घटनाएं कभी भूल नहीं सकती। चाहे जल संकट हो या युद्ध हो, पुलिस द्वारा व्यवहार किया गया। सबसे खराब काल तो कोरोना काल निकला है। ये तो आधुनिक युग का। आधुनिक युग का। पहले भी एक बीमारी हो रही थी आपको याद? पहले हमारे जन्म के पहले आया था, लाल बुखार आया था। हाँ, लाल बुखार आया था। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ तो उस टाइम लाल बुखार आया था। उस टाइम भी हालत थी कि हर 2 मिनट में एक आदमी की मौत हो। ऐसा कहते हैं बराबर। लाल बुखार, उसको लाल बुखार से जाना जाता है। हमारे फादर वगैरह बात करते हैं, जब किसी को ले जाते हैं तो वापस वो आने के पहले भी वापस तैयारी करते थे। ऐसा जमाना भी था। पर
अब साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वो भी उम्र आखिर बढ़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हमसे चैनल पे बात की, हमारी भक्ति शक्ति और इस संस्कृति के चैनल पे संस्कृति से जुड़ी और सामाजिक जुड़ी परंपराओं के बारे में हमने साझा किया। और आइए हम भी इस शिल्प समाज जैसे हम भी बने। हर समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, हर समाज को इस ओर अग्रसर होना चाहिए और हर समाज को आपके विचारों का सृजन करके मुझे लगता है कि अपने जीवन में विकास करना चाहिए। भाई भाई का तो राम और लक्ष्मण की तरह रहना चाहिए, शत्रुघ्न की तरह रहना चाहिए, भरत की तरह रहना चाहिए। लेकिन आज आधुनिक युग में बदलते हुए हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं। बस आज किसी को उदाहरण देना है तो मेरे घर पे आके देखे, हमारे भाइयों का प्रेम देखे, हमारे भाई बहनों का प्रेम देखे और हमारी जाति में व्यवहार वगैरह देखे। जिस जाति में इस जाति में इतना प्रेम और व्यवहार बहुत कम मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदरणीय कन्हैयालाल जी, 82 की उम्र में आपने हमसे बद्रीलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं तो बद्रीनाथ के रूप ही कहेंगे, ऐसे देव शिल्पी से हमें मुलाकात करने का अवसर मिला है, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को आप जरूर लाइक करें और उन भाइयों तक पहुंचाएं जिनको आज तक मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि मेरी ताकत क्या है, मैं कौन हूँ, है ना। वो आपके वीडियो के माध्यम से समझे कि आपको आज सम्मान नहीं, हज़ारों सालों से सम्मान मिलता आया है और ये निरंतर मिलता रहेगा। बस बात ये है कि उनको किस पथ पे चलना है, आज किस ओर हमको बढ़ना है। क्योंकि आपने बताया कि इस जाति में और प्रगति करे, लेकिन प्रगति तब होगी जब हमारे संस्कार जिंदा रहेंगे। संस्कार जिंदा रहेंगे, भाई भाई से प्रेम करेगा, हर आदमी की इज्जत, छोटों बड़ों की सबकी इज्जत करता रहेगा, उसको मान देता रहेगा, तभी ये आगे बढ़ सकेगी जाति। और जहाँ भेदभाव हुआ वहाँ सारा चीज कुछ आगे नहीं बढ़ सकेगी। मेरा तो ये कहना है कि सब आपस में प्रेम से रहे और सबकी इज्जत करो। धन्यवाद। धन्यवाद।